कुछ सवाल जो हर सभ्यता ने पूछे, हर जाति ने, हर धर्म ने, हर देश में, हर दौर में पूछे गए। हर इंसान के ख्याल में आया, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का क्या मतलब है, क्या हम अकेले हैं। कई बार इन सवालों के जवाब साइंटिफिक लैब्स में ढूंढे गए, कई बार किताबों में ढूंढे गए, तो कई बार आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से पूछे गए। फिर एक दिन एक छोटे से कमरे में एक मोमबत्ती की रोशनी में ये सवाल पूछे गए और आखिर में इन सवालों का कहीं से जवाब आता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप सच माने या ना माने, लेकिन एक बार जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी आपके बारे में भी है। तो साल था 1981, जगह थी अमेरिका, कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, टेक्नोलॉजी की रेस चल रही थी, दुनिया एक नई दुनिया बन रही थी। लेकिन लुइसविल केंटकी के एक छोटे से घर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में लोगों को कानों कान खबर तक नहीं थी। 3 लोग, बारी बारी से पूछे गए सवाल और बारी बारी से आता एक एक जवाब। डोनाल्ड एल्किंस, एक नाम जो आज भी अध्यात्म और विज्ञान के बीच की खाई में कहीं खड़ा है। एक एरोस्पेस इंजीनियर जो लुइसविल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का टीचर था। जहां बाकी प्रोफेसर्स रिसर्च पेपर्स में डूबे रहते, वहीं डॉन की नोटबुक में कुछ अलग ही सवाल थे। कॉन्शियसनेस क्या है, सपने कहाँ से आते हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मौत के बाद भी रहती है। सालों तक डॉन ने अनेकों प्रयास किए, किताबें टटोली, टेलीपैथी, यूएफओ फिनोमेना और चैनलिंग के प्रयोग किए। कई बार लोग उन्हें पागल भी कहते थे, जिस पर डॉन अक्सर मुस्कुराकर बात को टाल दिया करते थे। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, जो है कार्ला र्यूकर्ट। एक बार एक इंटरव्यू में कार्ला ने बताया था, मैं तीसरी या चौथी क्लास में थी जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कुछ अलग महसूस करती हूँ। कार्ला ईसाईयत में विश्वास रखने वाली एक धार्मिक महिला थी। क्राइस्ट में उनकी गहरी आस्था थी। वो मानती थी कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो विज्ञान और विश्वास के परे है, जिस पर यकीन कर पाना आसान नहीं है। कार्ला के पास एक ऐसी विशेषता भी थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो ट्रांस स्टेट में जा सकती थी, एक ऐसी अवस्था जहां कार्ला गहरी एकाग्रता या चेतना के बदलने जैसा अनुभव कर पाती थी। डॉन और कार्ला की मुलाकात एक रिसर्च ग्रुप में हुई। डॉन को जब कार्ला के ट्रांस स्टेट में जाने वाली बात का पता चला, तो डॉन ने कार्ला से उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने की रिक्वेस्ट की, जिसके जवाब में कार्ला ने हामी भर दी और अंत में उस हाँ ने इतिहास बदल दिया। इन दोनों के साथ ही एक शख्स और था, जिम मैकार्टी। शायद जिसे सबसे कम श्रेय मिला, ये वही इंसान था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जिम के बिना बिल्कुल बेजान था। जिम एक मीडिएटर था। डॉन और कार्ला से उनकी मुलाकात एक स्पिरिचुअल गैदरिंग में हुई थी। जिम ने सेशंस के दौरान एक काम किया जिसे कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन वो सबसे ज़रूरी काम था। जिम का काम कार्ला की हिफाजत करना, नोट्स बनाना और बाद में सब कुछ टाइप करके उन्हें एक किताब का रूप देना था। जिम का कंट्रीब्यूशन उस प्रयास की नींव थी। बिना जिम के कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई किताब नहीं होती, कोई लॉ ऑफ वन नहीं होता। 15 जनवरी 1981, एक साधारण सी रात। डॉन ने कार्ला को चैनलिंग के लिए तैयार किया। जिम रिकॉर्डर और नोटबुक लेकर बैठा। कार्ला ट्रांस में गई और फिर कुछ सेकंड बाद कार्ला के मुंह से आवाज़ आई, एक अलग ढंग की, गहरी और भारी आवाज़, आई एम रा। डॉन का हाथ कांपा और जिम ने लिखना शुरू किया। ये छोटी सी शुरुआत थी एक ऐसे सफ़र की जो 106 सेशंस, 3 साल और 5 किताबों में पूरी हुई। रा ने पहले ही सेशन में कहा, हम तुमसे एक एक करके बात करते हैं। उस रात एक वैज्ञानिक, एक औजार या यंत्र जो कार्ला बनी, जिसे इंस्ट्रूमेंट कहा गया, और एक मुंशी जो जिम बना, तीनों ने मिलकर कुछ ऐसा अनलॉक किया जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी ना तो सुना था और ना ही कभी कल्पना करी। रा ने अपना परिचय देते हुए कहा,
हम छठी डेंसिटी का एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स हैं, यानी हम अब व्यक्तिगत अस्तित्व में नहीं हैं। हजारों सालों के सफ़र के बाद हमारी सारी व्यक्तिगत चेतनाएं एक सामूहिक चेतना में विलीन हो गई हैं। हम अब एक साझा स्मृति हैं, एक साझा बुद्धि हैं। रा ने शुक्र ग्रह को अपना मूल बताया, एक ऐसा वक्त की बात जब शुक्र पर भी जीवन हुआ करता था। रा का केंद्रीय संदेश बहुत सीधा और सरल था, लेकिन इसका असर ज़मीन हिला देने वाला। रा ने कहा, तुम दुनिया बनाने वाले से प्यार करते हो और बस वही सच है, बाकी सब अनुभव हैं, यात्राएं हैं, रूप हैं, पर हकीकत में बस एक ही सच है जिसे तुमने भगवान का नाम दिया है। रा ने हमारी चेतना के अस्तित्व का एक पूरा नक्शा दिया, जिसमें उसने बताया कि चेतना को 8 डेंसिटीज़ से होकर गुजरना पड़ता है। इन डेंसिटीज़ का सफ़र करने के बाद आखिर में हमारी चेतना एक नई दुनिया बनाती है। पहली डेंसिटी मिट्टी, पानी, आग और हवा। यहाँ चेतना बस होना सीखती है। दूसरी डेंसिटी पेड़, पौधे और जानवर। यहाँ से आत्मा और बुद्धि का बढ़ना, महसूस करना और जीने का सफ़र शुरू होता है। तीसरी डेंसिटी हम इंसान, जो कि सबसे कठिन पड़ाव है। यहीं फ्री विल है, यहीं चुनने की आज़ादी है और यहीं से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। चौथी डेंसिटी, जहाँ प्यार, दया और मिलजुल कर समझने की दुनिया। यहाँ बातें मन से मन तक पहुँचती हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते। यहाँ एकता और हमदर्दी सबसे बड़ी ताकत है। पांचवी डेंसिटी समझ और सूझबूझ की अवस्था। यहाँ आत्मा सच्चा ज्ञान प्राप्त करती है, ज्ञान जो बिना घमंड का। छठी डेंसिटी, जहाँ रा रहते हैं। यहाँ प्यार और समझ का पूरा संतुलन मिलता है, आत्मा पूरी शांति और मेल में जीती है। फिर उसके बाद आती है 7वीं डेंसिटी, बनाने वाले के बहुत करीब। यहाँ अपनी अलग सोच और एहसास लगभग पूरी तरह उस मूल शक्ति में समाने लगता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। 8वीं डेंसिटी, एक नया चक्र, एक नया दौर, एक नई दुनिया की शुरुआत, एक नया संसार, एक नया सफ़र। कोई भी चेतना इस सफ़र को नहीं रोक सकती। सब आखिर में आगे बढ़ते हैं। कोई खो नहीं सकता, कोई हार नहीं सकता। फ़र्क बस इतना है, हर इंसान के सफ़र की दूरी अलग होती है। रा ने एक ऐसे चैप्टर का जिक्र किया जो उन्हें आज भी भार लगता है। 11,000 साल पहले जब इंसानी सभ्यता की नींव रखी जा रही थी, रा ने पृथ्वी का दौरा किया। उन्होंने सीधे इंसानों के बीच ना आकर टेलीपैथी से बातचीत करना चाहा, ताकि वो लॉ ऑफ वन के बारे में इंसानों को सिखा सकें। उन्होंने मिस्र के कुछ लोगों से सीधे भी मुलाकात की थी। पिरामिडों के बनाने में थॉट प्रोजेक्शन के ज़रिए इंसानों की मदद भी की। ज्योमेट्री के ज़रिए कॉस्मिक एनर्जी को इस्तेमाल करना सिखाया। पूजा करने की जगह बनवाई। उनकी चाह थी आज़ादी और मुक्ति। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो रा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो ज्ञान उन्होंने लिबरेशन के लिए दिया, कुछ ही शताब्दियों में उस ज्ञान को फ़ेरोज़ ने अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रा, जो समानता का संदेश लाए थे, वो एक शासन के देवता बन गए। लोग रा की पूजा करने लगे। रा का नाम सूर्य के देवता के रूप में इतिहास में दर्ज कर दिया गया। और जो ज्ञान सबको आज़ाद करने के लिए था, वो एक सत्ता बनाए रखने का औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। रा ने 1981 में कहा, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती का बोझ हम आज तक ढो रहे हैं। यही कारण था कि वो पिछले 11,000 सालों में कभी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आए। रा ने पिरामिड्स के बारे में कुछ बताया जिसकी मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी कभी पुष्टि नहीं कर सकती। रा ने बताया, पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं थे, ये उपचार और दीक्षा के केंद्र थे। ग्रेट पिरामिड की ज्योमेट्री की रचना ऐसे की गई थी कि वह कॉस्मिक एनर्जी को एक जगह जमा करता था। किंग्स चैम्बर, जो कि अंदर है, जागने की एक खास जगह थी। वहाँ गहरे ध्यान में जाने वाले लोग
ऊंची सोच और अनुभव पाते थे। पवित्र ज्योमेट्री और चेतना का सीधा संबंध है। ये कोई संयोग नहीं है कि पिरामिड्स आज भी दुनिया में ऐसे ऊर्जा का मंडल बनाते हैं जो मापा जा सकता है, जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया।